हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के 11 अप्रैल 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ, जो कि आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांस्कृतिक नहीं होगा, सांकेतिक यानी कि जो नोट वगैरह वाली जो मुद्रा होती है वो, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का बहुत ही फेमस शासक था, क्योंकि आप लोग को पता होगा इसे ही क्या संकी पागल शासक भी कहा जाता था, लेकिन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा दिमागदार थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक का देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया है, जो आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। इनका टाइम पीरियड अगर आपसे पूछेगा तो 1325 से 1351 ईस्वी तक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सबसे विद्वान सुल्तान था, लेकिन उनके पास व्यवहारिक निर्णय की कमी थी। उसने कृषि विभाग बनाया जिसे दीवान ए कोही कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे अगले शिफ्ट में कि दीवान ए कोही क्या है। तो एक कृषि विभाग है, किसने बनवाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। वह अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है जो बुरी तरह विफल रहे, वो है दिल्ली से देवगिरी में राजधानी का स्थानांतरण। एक्चुअली क्या है ना कि इनकी जो मतलब इन्होंने जो करना चाहा वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या बोले, इनकी किस्मत ही ख़राब थी कि ये जो करना चाहते थे था बहुत अच्छा आइडिया इनका, लेकिन वो हमेशा फ्लॉप हो जाता था, ठीक है। तो आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन हमेशा फ्लॉप हो जाता था इनका। देखिए, दिल्ली से देवगिरी में राजधानी का स्थानांतरण जिसका नाम बदल कर दौलताबाद कर दिया गया। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो देवगिरी जो है ना उसका नाम बदल के दौलताबाद किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। 1329-30 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत है। देखिए, अभी पूछा गया सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन टाइम पीरियड पूछेगा तो 1329 से 30 के बीच, ठीक है। दोआब क्षेत्र में उपज के 50% तक भू राजस्व में वृद्धि की। और देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ये सब जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि देखिए एसएससी मतलब कि एसएससी का क्या होता है ना कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी से रिलेटेड हो सकता है कि अगले शिफ्ट या अगले जो नेक्स्ट एग्जाम होगा अगले डे तो उसमें भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये सब। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक सिक्के जारी किए, अतः उसे साहूकारों का राजकुमार कहा गया। तो याद रखिएगा, दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसे साहूकारों का राजकुमार कहा गया। 1329 में अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने के बाद तुगलक ने प्रतिनिधि या सांकेतिक धन की शुरुआत की, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तांबे और पीतल के सिक्के थे जिनका दिल्ली सल्तनत से निश्चित मात्रा में सोने और चांदी के लिए आदान प्रदान किया जा सकता था, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अकबर के बारे में, क्योंकि ये सब फेमस शासक है। जो फेमस शासक है ना, चाहे दिल्ली सल्तनत के हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री में जैसे ये हमारे मुगल काल के हो, ठीक है। तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे हमारा यहाँ पे देख लीजिए अकबर है, ठीक है। तो दहशाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली, दहशाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? तो अकबर ने की। अकबर द्वारा राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली के रूप में पेश की गई थी, जिसमें किसानों से एकत्र किया गया राजस्व पिछले 10 वर्षों का औसत होगा। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन को समाप्त कर दिया। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने। मुस्लिम उलेमाओं के प्रभुत्व पर अंकुश लगाने के लिए उसने फैजी द्वारा लिखित नया खुतबा पेश किया। उसने मतलब किसने? अकबर ने। अकबर ने खुद को मुजतहिद इमाम ए आदिल इस्लामी कानून का अंतिम व्याख्याकार घोषित किया। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमाम ए आदिल किसे कहा गया? तो अकबर ने। नए खुतबा ने उसे अमीर उल उमूमीन मतलब वफादारों का नेता और अमीर ए आदिल बना दिया। उसने धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इबादत खाना किसने बनवाया? तो अकबर ने। अब बात कर लेते हैं नादिर शाह के बारे में। उसका जन्म 22 अक्टूबर 1688 को दरगज ईरान में हुआ था। वह राष्ट्र के इतिहास में सबसे शक्तिशाली ईरानी शासकों में एक था। 1738-39 में नादिर शाह उत्तरी भारत में मैदानी इलाकों में उतरा।
वह उस शानदार संपत्ति से भारत की ओर आकर्षित हुआ जिसके लिए भारत हमेशा प्रसिद्ध था। उसने दिल्ली की ओर कूच किया और सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया। नादिर शाह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया। तो याद रखिएगा कि जो मुग़ल काल के बाद, मतलब कि जो शाहजहां के बाद जो हमारा कोहिनूर हीरा था और जो मयूर सिंहासन था, कौन ले गया? तो यही है, नादिर शाह ले गया। ठीक है, फिर इनसे कौन ले गया? इनसे कोई अंग्रेज़ ले गया जो आज अभी ब्रिटेन में है। मतलब अंग्रेज़ ब्रिटेन में नहीं है, मतलब जो ये कोहिनूर हीरा है उसके कई टुकड़े किए गए, तो वो अभी एक टुकड़ा उसका ब्रिटेन में है। लालची आक्रमणकारी नादिर शाह ने शाही खजाने और अन्य शाही संपत्ति पर कब्जा कर लिया और दिल्ली को लूट लिया। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम में पड़ने वाले साम्राज्य के सभी प्रांतों को सौंपने के लिए मजबूर किया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस शासक रहे हमारे मुग़ल काल के। तो शाहजहाँ को क्या कहा जाता है? साहब-उद-दीन मोहम्मद खुर्रम, ठीक है, जिसे उसके शाही नाम शाहजहाँ से बेहतर जाना जाता है। वह 5वां मुग़ल सम्राट था। उसने 1628 से 1658 तक शासन किया। राजा बनने से पहले एक राजकुमार के रूप में वह दक्कन, बिहार, बंगाल, गुजरात और दिल्ली का राज्यपाल था। उसके शासनकाल ने मुग़ल वास्तुकला के स्वर्ण युग कहा गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनाया कि मुग़ल वास्तुकला का स्वर्ण युग किस शासक के काल का था? तो शाहजहाँ के। ठीक है, शाहजहाँ ने कई स्मारकों की स्थापना की, जिसमें आपको पता ही होगा ताजमहल जो मुमताज़ के लिए बनवाया गया था। ठीक है, और ताजमहल के अलावा शाहजहाँ द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण स्मारक है लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का किला, आगरा में जामा मस्जिद, रंग महल या पैलेस ऑफ कलर और मोती मस्जिद, याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होकर जानते हैं इसमें क्या किए होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दिए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल नहीं होगा। पूरा किसने कराया ये क्वेश्चन पूछा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पूरा अगर पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, सीधा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, लेकिन पूरा पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, कुतुब मीनार लाल और बफ बलुआ पत्थर में कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची मीनार है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और इल्तुतमिश द्वारा इसे पूरा किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, यही कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची विजय मीनार और जो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली के अंतिम हिंदू राज्य की हार के तुरंत बाद बनवाई गई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मीनार के 5 अलग अलग कहानियाँ हैं। पहले 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी और चौथी और 5वीं भंडार संगमरमर और बलुआ पत्थर की है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मीनार के तल पर भारत में निर्मित होने वाली पहली मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद है। तो याद रखिएगा, भारत के तल पर मतलब कि निर्मित होने वाली पहली मस्जिद कौन है? तो कुव्वत-उल-इस्लाम। अब थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक। उसने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण की पहल की और इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था, याद रखिएगा। अकबर के बारे में हमने बता ही दिया, फिर भी थोड़ा सा और भी यहाँ पे ऐड किया है। तो देख लीजिए, पहले इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। सभी शासकों का जो फेमस शासक है टाइम पीरियड हमेशा पूछ जाता है। 1556 से 1605 बादशाह अकबर ने इलाहाबाद नामक शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया। लेकिन अब क्या बन गया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इलाहाबाद का नाम क्या बदल के रख दिया गया है? ठीक है, उन्होंने नए धर्म को दीन इलाही के रूप में पेश किया। उन्हें मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। उन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया। उसने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाया। उन्होंने सुलूह एक कुल की नीति का पालन किया। अभी मैंने शाहजहाँ के भी बारे में बताया, तो शाहजहाँ के बारे में भी थोड़ा सा देख ही लीजिए। शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र, और जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। एक फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने उनके शासनकाल के दौरान दौरा किया। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से शासक के काल में कौन सा अंग्रेज आया था। तो शाहजहाँ के काल में कौन आया था? टेवरनियर। ठीक है, दीवान खास और दीवान आम शाहजहाँ द्वारा निजी और सार्वजनिक दर्शकों का एक सभाकक्ष बनाया गया। खिज्र खां के बारे में भी जान लीजिए, जो सैयद वंश का था। वह पहला सैयद वंशी शासक था जिसने 1414 से 21 तक दिल्ली पर शासन किया। वह सैयद वंश का संस्थापक था। उसके बेटे मुबारक शाह ने उनका स्थान ग्रहण किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अष्टदिग्गजों का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय, जो विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे, इनके ही द्वारा अष्टदिग्गजों का संरक्षण किया गया। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। कृष्णदेवराय ने शासन को तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। जो कृष्ण, देखिए, एक तो मुगल शासन का जो स्वर्ण स्मारक का स्वर्ण युग कहा था तो वो शाहजहाँ का था, लेकिन तेलुगु साहित्य के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को। वह तुलुवा राजवंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने तमिल कवि हरिदासा का संरक्षण किया। 8 तेलुगु कवियों को उनकी साहित्यिक सभा के 8 स्तंभ माना जाता है और अष्टदिग्गज के रूप में जाना जाता है। ये सारे जो पॉइंट मैंने आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अगले शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 में कराया था एनालिसिस, और जो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया था उसी में से क्वेश्चन पूछा गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य का एक राजा था। 1406 से 1422 ईस्वी में हम्पी में हजारा राम मंदिर का निर्माण देवराय प्रथम ने करवाया था। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश शासकों, ठीक है, शासनकाल इनका इतना था, एक सम्राट थे। तो कृष्णदेवराय वो तुलु वंश, और जो देवराय सेकंड थे वो संगम वंश के, याद रखिएगा। उन्होंने कन्नड़ भाषा में प्रसिद्ध रचनाओं को लिखा। कबीर भाषा में सोभागिना सोन और अमरुका में संस्कृत भाषा महानक सुधा निधि, ठीक है। वीर नरसिंह राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, इनका शासनकाल याद रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से पूछा गया था, और करंट अफेयर्स कब का यही हमारा लेटेस्ट था 20 जनवरी 2022 को। रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर कहाँ संबंधित है, इस तरह से कुछ पूछा था, तो आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। देखिए न्यूज़ में क्यों था ये, तो यहाँ देखिएगा, प्रशांत रिंग ऑफ फायर द्वीप राष्ट्र टोंगा से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हाल ही में हुंगा टोरगा हुंगा हापाई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो यही पूछा था रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो पैसिफिक ओशियन में स्थित है, जिससे हज़ारों फीट तक एक राख और धुआं हवा में घुल गया था। तो ये आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, वैसे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि ये PDF था, ठीक है। चलिए ये जो है पैसिफिक ओशियन है, आप देख सकते हैं ये इस टाइप से ये बना हुआ है, तो यही है हमारा रिंग ऑफ फायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि क्या था रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम या सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, तो हो सकता है आपसे पूछ दे घुमा के सर्कम पैसिफिक बेल्ट किसे कहा जाता है, तो रिंग ऑफ फायर को, ठीक है। प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी कि 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित है। पृथ्वी के 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी की सबसे हिंसक और नाटकीय भूकंपीय घटनाएं शामिल है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में, इसका जो भौगोलिक क्या है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत जुआन डे फुवका कोकोस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नाजिका उत्तरी अमेरिका और फिलीपीन प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच लगभग 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये सब याद रखिएगा, बाकी मैं आपको PDF दे दूँगी, आप PDF में आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। देखिए डे एंड डेट तो जरूर याद करके जाएगा, पूरा पिछले साल का 2021 का पूरा, और 2022 में जब तक एग्ज़ाम आपका मतलब कि फॉर्म आया था लगभग जनवरी फरवरी तक तो पढ़ के ही जाएगा। मैं तो ये कहूँगी जनवरी का पूछ रहा है तो जनवरी और फरवरी का पढ़ के जाइएगा, और 2021 जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक तो पूरा पढ़ के जाएगा। डे एंड थीम हो गया, अवार्ड पढ़ लीजिएगा, और कुछ नए नियुक्तियाँ हुई होंगी वो पढ़ लीजिएगा, कोई डेट किए होंगे वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना काफ़ी है। थीम है रिस्टोर अवर अर्थ, हमारा पृथ्वी को पुनर्स्थापित करना, ठीक है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाइट माउंटेन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा धौलागिरी चोटी का जो दूसरा नाम है उसे श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन है, ठीक है। तो धौलागिरी पर्वत को हम व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया, जैसे धौलागिरी चोटी नेपाल में स्थित है। यह नेपाल में धौलागिरी हिमालय मासिफ
की सबसे ऊंची चोटी है? यह हिमालय की एक उप श्रृंखला है जो पश्चिम में भेरी नदी और पूर्व में काली गंडकी नदी के बीच मिलती है। धौलागिरी शब्द धवलगिरी से लिया गया है जिसका अर्थ है सुंदर सफ़ेद पहाड़। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब याद रखिएगा, ठीक है। यह विश्व का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ। यहाँ से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादा नहीं है, 7 है, याद करके ही जाइएगा। एशिया का नेपाल, अफ्रीका किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी, और कहाँ पे माफ़ कीजिएगा, एशिया माउंट एवरेस्ट, देश पूछेगा तो नेपाल। अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, देश पूछेगा तो तंजानिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची माउंट कैस्की उज़्जको, ठीक है, और देश पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका विंसन मासिफ, ठीक है, और देश पूछेगा तो अंटार्कटिका। और उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का माउंट एकाग्नुगुआ अर्जेंटीना में, और यूरोप का माउंट एल्ब्रुस ये है रूस में, ठीक है। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा शिखर, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ को कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बहुत ज़्यादा पूछा गया, अनाई मुड़ी को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिनगड्डा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा। और नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सरमती। और अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी करंट अफेयर से पूछा गया था। रुस्तम अकरामोव किससे संबंधित है? तो ये भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कोच थे, बट अनफॉर्चुनेटली इनका निधन हो गया। कब? फरवरी 2022 में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जनवरी फरवरी का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन था कि ISL 2021 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई सिटी FC ने ATK मोहन भागवत को मात देकर 7वें सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक भूकंप से पूछा गया था, ये मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। भूकंप का अध्ययन पूछा था, तो सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी भूकंप के बारे में बात कर ले। भूकंप पृथ्वी के भूपर्पटी के अचानक झटके या झटकों को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी विभिन्न आकारों के विभिन्न भागों से बनी, जिन्हें प्लेटें कहा जाता है। विश्व के अधिकांश भूकंप प्लेटों में गतिविधियों के कारण होते हैं। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन से संबंधित है, अभी मैंने बताया, यही क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि मतलब जो भूकंप नापते किससे हैं? तो रिक्टर पैमाना और मर्कल्ली पैमाना, ठीक है, ये भूकंप को परिमाण और भूकंप की तीव्रता को मापने का उपकरण है। तो मे भी शायद क्वेश्चन कंफ्यूज थी मैं कि पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो रिक्टर पैमाना हो गया या मर्कल्ली पैमाना हो गया। लेकिन अगर अध्ययन पूछेगा तो सिस्मोलॉजी याद रखिएगा। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये भी जानिए, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है जिससे सही समय का पता चलता है। बैरोग्राफ एक वायुमंडलीय दाब को मापने का उपकरण है। और मैनोमीटर एक दाब मापने का मीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और भी है, बातें कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ से भी देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रस्ट, मेटल और कोर, ठीक है। तो कोर क्या है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है सबसे बाहरी परत कौन सा है, भीतरी परत कौन सा है, तो कोर क्या है? सबसे भीतरी परत। अंतरतम परत कोर की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। कोर निकिल और लोहे द्वारा गठित सामग्री से बना है। केंद्रीय कोर का तापमान और दबाव बहुत अधिक होता है। कोर को आगे 2 परतों में विभाजित किया जाता है, जिसे बाहरी कोर और आंतरिक कोर कहा जाता है। पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। अब बात कर लेते हैं क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, यह प्रकृति में भंगुर है। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। क्रस्ट की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों के तहत भिन्न होती है। अब बात कर लेते हैं मेटल की। तो पृथ्वी की आंतरिक परत की दूसरी परत है। यह मोहों के अलगाव से 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। मेटल के ऊपरी हिस्से को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्च 2022 में कौन सा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ। मैं पूरा जितना 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है मैंने उसके पूरा डिटेल वीडियो बनाया था। हर एक स्टेट का जीके मतलब कि स्टैटिक जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक स्टेट को अलग बताया था। मैं 50 बार बता चुकी हूँ कि कितना एग्ज़ाम हुआ था, कहाँ कहाँ इलेक्शन हुआ था। तो यूके, यूपी, गोवा, मिज़ोरम और पंजाब,
ठीक है। और मैं इन सब के बारे में स्टैटिक जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से बता चुकी, पूरा एक एक वीडियो पर्टिकुलरली डिटेल में बनाया है। और मैंने बोला भी था कि आप अब जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे मिला है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक स्टेट के बारे में नहीं पढ़ा तो जाके ज़रूर देखिएगा मेरी वो वीडियो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। तो ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में तराइन के पास मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगी के बीच लड़ा गया। तो मेन क्या है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, याद रखिएगा। गौरी ने बठिंडा पर कब्जा कर लिया और उससे वह उत्तर पश्चिमी सीमांत में पृथ्वीराज चौहान राज्य में आ गया। ठीक है, उत्तर भारत के सभी हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की कमान में महासंघ का गठन किया। गोविंद ताई के नेतृत्व में पृथ्वीराज सेना ने भटिंडा की ओर मार्च किया और तराइन की जगह गौरी सेना के साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है, गौरी गोविंद ताई के साथ व्यक्तिगत लड़ाई में घायल हो गया और गौरी सेना पीछे हट गई, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। ठीक है, याद रखिए पहली में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई वर्तमान हरियाणा राज्य में स्थित है, 1192 में लड़ेगी। 92 में गौरी ने वापसी की और पृथ्वीराज को हरा दिया। अब पृथ्वीराज को मार डाला, जिसे जयचंद ने इसी मैदान पर धोखा दिया था। ठीक है, तो 1192-93 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 20 साल के भीतर पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम हाथों में पड़ गया। तुर्की शासन भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत थी, जो 7वीं शताब्दी से अधिक समय तक चली। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत जो आर्टिकल है 51A जोड़ा गया। अब 51A क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्व के लिए सम्मान और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। अब देखिए 51A क्या है। एक भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51A में दिए गए। तो सीधा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य। देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 में भी मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसका आंसर होगा 4A। भाग पूछा था, भाग 4 के कम है। ठीक है, चलिए तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई सूची नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अब समिति पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रारंभ में संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने संविधान के एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, 11वां। अंतिम कौन सा जोड़ा गया संशोधन के तहत, 86वें। ठीक है, मौलिक कर्तव्य का विचार रूसी संविधानों से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य संविधान भाग 4A अभी मैंने बताया प्रदान करता है। शुरू में संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। समिति पूछेगा तो स्वर्ण सिंह समिति, और जो 11वां जोड़ा गया वो 86वें संविधान संशोधन के तहत। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।